साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बिहार में 3 अक्टूबर को दूसरे चरण का चुनाव होना है। 3 नवंबर, माफ कीजिएगा। अब आज शाम 5 बजे दूसरे चरण का चुनावी शोर भी थम जाएगा, लेकिन पूरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने रैली कर जनता से एनडीए के पक्ष में वोट डालने की अपील की। पीएम मोदी ने इस दौरान डबल इंजन की सरकार बनाम डबल युवराज का नया पंच दिया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी का निशाना राजद के नेता तेजस्वी और तेज प्रताप की तरफ था। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश सरकार और केंद्र सरकार के काम की तारीफ की, तो दूसरी तरफ 15 साल के आरजेडी के शासन काल पर भी जमकर निशाना साधा। डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है, और एक तो जंगल राज के युवराज भी है। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, तो ये डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में डबल युवराज का हुआ, वो ही बिहार में डबल युवराज और स्पेशली जंगल राज के युवराज का होने वाला है। ये डबल युवराज बिहार के लिए नहीं सोच सकते, बिहार की जनता के लिए नहीं सोच सकते। पहले चरण के मतदान से साफ नजर आ रहा है कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार दोबारा बन रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस नए पंच के जरिए बेशक बिहार चुनाव का रुख मोड़ने की कोशिश की है, लेकिन ऐसे में जब बिहार दूसरे चरण के चुनाव में जा रहा है, कई सवाल उठते हैं। मसलन बिहार की जनता को इस बार किस पर भरोसा है? प्रधानमंत्री के नए पंच का दूसरे चरण पर क्या असर पड़ेगा, जहां पर उन्होंने तेजस्वी और इशारों में राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है? बिहार में डबल इंजन की सरकार या डबल युवराज क्या पहले चरण के चुनाव से अलग होने वाला है? दूसरे चरण का माहौल, जहां पर 94 सीटों के लिए वोट डाले जाने वाले हैं, तो बड़े सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस भाषण के जरिए सामने रखे, और इसके चलते एक तमाम सवालों की लिस्ट भी खड़ी हो गई। तमाम सवाल भी उठ खड़े हुए कि अब तक जिस तरह का आरोप महागठबंधन के नेता लगाते आ रहे थे, क्या उसको लेकर प्रधानमंत्री ने यहां पर ये जवाब दिया है। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ अजय पांडे जी जुड़ गए हैं, एलजेपी के प्रवक्ता हैं जो जुड़ गए हैं। हमारे साथ ऋषि मिश्रा, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, और हमारे साथ सारिका पासवान आरजेडी से जुड़ेंगी। जयराम विप्लव भी बीजेपी से जल्द ही जुड़ेंगे। अजय पांडे साहब, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। एलजेपी ने अपनी राह चुनी है बिहार के चुनाव को लेकर। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ चिराग पासवान उतर गए हैं बिहार चुनावों में। एनडीए के साथी थे, लेकिन उन्होंने एक तरीके से एक तीर से कई निशाने यहां पर लगाने की कोशिश की है कि अगर वो बेहतर उभर कर आते हैं तो जेडीयू का विकल्प दे देंगे, और अगर नहीं तो केंद्र तो उनके पास मौजूद है ही, जिसके साथ वो लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का यह कहना कि डबल युवराज बिहार को गवर्न करने की कोशिश में तमाम तरह के वादे और इरादों के साथ आ रहे हैं, डबल इंजन की सरकार कहीं बेहतर है, आपका क्या कहना है? और मैं ये चाहूंगा कि हम जब बात कर रहे हों तो हमारे तमाम मेहमान जो आगे भी जुड़ेंगे, सब एक दूसरे को वक्त दें। तो शुरुआत में 3 मिनट आपके अजय भाई, आप लगातार अपने इस मुद्दे पर अपनी बात रखें। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमारा जो सवाल डे 1 से था हमारे माननीय पार्टी के अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी का, वो यही था कि डबल इंजन की सरकार सही मायनों में ऐसा नहीं हो सकता है कि एक तरफ अहमदाबाद में सी प्लेन उतरे और वो सी प्लेन उतारने वाली सरकार हो, और दूसरी तरफ आदिवासी युग की तीर धनुष की सरकार हो। तो हम चाहते हैं कि अगर बुलेट ट्रेन दिल्ली को मिल सकता है तो बुलेट ट्रेन पटना को भी मिले और दोनों में
एक ही हॉर्स पावर का, एक ही ताकत का इंजन हो, जो कि नीतीश कुमार देने में असफल रहे। और आज आपने देखा कि जिस तरह से आयकर विभाग के छापे सारे देश में डाले गए और वो जो वहां नल घोटाला है बिहार का, वो आज उजागर हुआ। 2.28 करोड़ रुपए बरामद हुए। ऐसे ऐसे फर्जी बिल दिए गए जो न कभी ठेकेदार था, न उसने कभी लेबर सप्लाई किया। गया में उसके घर से वो पैसे पकड़े गए, भागलपुर में पकड़े गए। तो हम तो बार बार कह रहे हैं कि ये 7 निश्चय कुछ और नहीं, सिर्फ नीतीश कुमार का घोटाला है। और पूरे इस दरमियान उन्होंने दारू तस्करी, होम डिलीवरी ऑफ लीकर और ये नल जल योजना में भ्रष्टाचार करके वो तब्दील रहे हैं। आज एक वीडियो और वायरल हुई है जिसमें मुंगेर गोली कांड की मुख्य आरोपी माननीय लिपि सिंह जी इनके मंत्री के साथ हवाई सफर कर रही हैं। तो हम तो बार बार कह रहे थे कि सत्ता के इशारे पर मतदान को प्रभावित करने, ईवीएम बॉक्स को हैक करने की साजिश चल रही है। और हमारा यह जो आरोप है, जो दूसरे फेज का चुनाव है, वो लोक जनशक्ति पार्टी के गढ़ में है। हाजीपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, रोसड़ा, ये लोक जनशक्ति पार्टी का घर है। और इसलिए आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि नीतीश कुमार और बौखलाएंगे और वो जनता को भी जिस तरह से डांट रहे हैं कि तुम्हारे साथ बुरा हाल होगा। मुंगेर में जिस तरह से फायरिंग हुई, शिवहर में जिस तरह से कैंडिडेट की हत्या हुई, तो क्या ये ऐसी डबल इंजन की सरकार बिहार की जनता को चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। बिहार की जनता ने पहले फेज में ही नीतीश कुमार को बाहर भेजने का काम किया है। अब यह फैसला सिर्फ इस बात का होना है कि भाजपा कितनी सीटें लेकर आ रही है और लोक जनशक्ति पार्टी कितने सीट लेके आ रही है, और दोनों मिलकर के सही मायनों में बिहार को डबल इंजन की सरकार देंगे। और उसका एक ही नारा होगा, सबका साथ और सबका विकास। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट भी शायद आपके नेता चिराग पासवान यहां पर लगातार कह रहे हैं। थोड़ा सा समय बाकी है, आपसे एक बात पूछूंगा। प्रधानमंत्री ने यही कहा कि डबल इंजन सरकार बनाम डबल युवराज, यानी तेजस्वी और राहुल के गठजोड़ पर भी कहीं बहुत प्रधानमंत्री ने निशाना साधा है। पांडे जी, क्या किसी भी स्थिति में अगर नीतीश भी बाहर जाते हैं और आप आते हैं तो डबल इंजन तो फिर भी है? आप प्रधानमंत्री के बयान के साथ या उसके खिलाफ? नहीं, हम बिल्कुल प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, लेकिन आपसे कहा ना वो डबल इंजन भाजपा और लोजपा का होगा, सही मायनों का डबल इंजन होगा। वो डबल इंजन नहीं होगा कि 1.25 लाख करोड़ रुपया केंद्र से आया हुआ वापस कर दे। वो डबल इंजन नहीं होगा जो कि केंद्र से आई हुई योजनाओं को बिहार में लागू न कर सके। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपके 3 मिनट पूरे होते हैं और आपने जिन खास बातों पर जोर दिया, अजय भाई, नीतीश कुमार के घोटालों की आपने बात की, आपने मतदान प्रभावित करने की तमाम बातें इस दौरान आपने उठाई और आपने ये कहा कि डबल इंजन तो होगा ही होगा, लेकिन वो बीजेपी और एलजेपी का होगा। अभी फिलहाल हम चाहेंगे सभी अपने मेहमानों को एक एक करके सुने, मैं भी समझूं कि इस मुद्दे पर हमारे मेहमान क्या कहना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी सुने। लिहाजा 3 मिनट हर एक के पास होंगे। हमारे साथ इस वक्त जयराम विप्लव भी जुड़ गए हैं। ऋषि जी का भी चेहरा इस वक्त दिखाई पड़ रहा है और लगातार हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। ऋषि मिश्रा जी भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट, कांग्रेस की तरफ झुकाव अपना रखते हैं। और सारिका पासवान आरजेडी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। जल्दी उनका कनेक्शन ठीक होता है तो हम उनके पास जाएंगे। जयराम विप्लव, आपके पास आता हूं और 3 मिनट आपके अब शुरू होते हैं। प्रधानमंत्री का बयान, डबल इंजन की सरकार विकास को डबल तेजी के साथ आगे बढ़ाएगी, लेकिन जो विपक्ष है यानी महागठबंधन है वो डबल युवराज के तौर पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आप कितना सहमत है? बीजेपी से है तो उम्मीद आपकी वही जताऊंगा मैं भी। प्रधानमंत्री का बयान है, आप इसको किस तरह से जस्टिफाई करते हैं? देखिए, मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं। अभी मैं भागलपुर से इस डिबेट में आपके चर्चा में जुड़ रहा हूं और मुझे प्रथम चरण से लेकर के अभी तक का सारा ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड रियलिटी मुझे मालूम है
कि लोग क्या सोच रहे हैं महागठबंधन के बारे में। लोगों की मानसिकता यही है कि उन्हें ना तो जंगल राज चाहिए, ना जंगल राज का युवराज चाहिए। और जनता में, युवाओं के बीच में आज ये भी चर्चा है कि एक व्यक्ति जो चपरासी और क्लर्क का फॉर्म भी नहीं भर सकता, उसकी योग्यता नहीं रखता, वो लोगों को नौकरियां देने का लालच दिखा रहा है, उसके सब्जबाज दिखा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने वही कहा जो उत्तर प्रदेश में दोहराया गया था। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था? यूपी के लड़कों का, यूपी को लड़कों का साथ पसंद है, कहाँ थे ना वो लड़के? वहां पर भाजपा पार्टी को लड़कों की सरकार मिली। उसी तरह से एक जो राहुल गांधी एक नेता के तौर पर बार बार रिलॉन्च किए जाते हैं, ठीक उसी तर्ज पर तेजस्वी यादव को लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। लेकिन वो तैयारी जनता की नजरों फ्लॉप साबित हो जाती है। जब बाढ़ के समय तेजस्वी हरियाणा में चुनाव करवा रहे थे अपने जीजा जी का, वो तब साबित हो जाती है जब कोरोना काल में पूरे लॉकडाउन में तेजस्वी यादव छतरपुर के फार्म हाउस में बैठे हुए थे। और मुझे पूरा यकीन है आज अगर चुनाव नहीं होता तो तेजस्वी जी बिहार की जनता के बीच में कहीं नजर नहीं आते। आज लोगों को मालूम है कि नरेंद्र भाई मोदी ने गरीबों से लेकर के सारे वर्ग की उनको गैस कनेक्शन से लेकर के 8 महीने तक लगातार राशन पानी पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। 32 लाख मजदूरों की घर वापसी हमारी सरकार ने सुनिश्चित की है। पिछले 15 वर्ष जो लालू राज के गड्ढे थे, जो सड़कों में गड्ढे थे, जो अंधेरे में बिहार था, सड़क, पानी, बिजली लेकर के शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में आधारभूत संरचना हमारी सरकार ने की है। और अब जो आने वाली सरकार है वो डबल इंजन की सरकार होगी, जिसमें केंद्र में जिनका शासन है वही शासन, वही गठबंधन बिहार में भी है। तो ऐसी सरकार जब बनेगी तो बिहार में विकास के नए आयाम छुएंगे, बिहार में फैक्ट्रियां लगेंगी, बिहार में IT हब लगेगा, बिहार में कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करके 10 लाख युवाओं के रोजगार हमने की है। हमने 5 लाख IT हब में रोजगार देने की बात की है और 4 लाख नौकरियां यानी शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की इसकी भी बहाली हम करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजों पर जनता हमारे ऊपर एतबार करने वाली है, क्योंकि हमने काम किया और इस है तो भाजपा पर भरोसा है। तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बन गई। चलिए, आपका समय पूरा हुआ। भाजपा है तो भरोसा है, आपने यहां पर बात की। और न जंगल राज और न जंगल राज के युवराज, प्रधानमंत्री का संदेश, चुनाव नहीं होता तो शायद तेजस्वी नजर ही नहीं आते। और इन सब बातों का जवाब देने के लिए सारिका पासवान आरजेडी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सारिका, डबल इंजन की सरकार की बात लगातार महागठबंधन उठा रहा था और हमलावर था एनडीए के ऊपर, नीतीश के ऊपर और बीजेपी के ऊपर। किसी भी स्थिति में चुनाव के बाद क्या परिणाम आते हैं ये तो 10 के बाद 10 को पता चलेगा, लेकिन तब भी स्थिति यही बनती है कि डबल ही इंजन होगा बिहार के लिए। लेकिन अभी जो स्थिति प्रधानमंत्री जी ने अपने बयान से कही है कि डबल युवराज लाने की कोशिश की जा रही है, विप्लव उसी में अपनी बात जोड़ रहे थे कि अगर आज चुनाव नहीं होते तो तेजस्वी कहीं दिखाई नहीं पड़ते। जो कुछ भी अब तक हुआ है, आधारभूत संरचनाएं तैयार की गई हैं। क्या कहना है आपका प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर और जिस तरह से आरोप छीटाकशी डबल इंजन सरकार वर्सेस डबल युवराज पर बिहार में हो रही है? आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, जुमले गढ़ना एक अलग बात है और धरातल पे खड़े होकर के काम करना वो दो अलग बातें होती हैं। तो ये जो डबल इंजन की सरकार जो दावा कर रही है विकास और प्रगति की, तो बिहार की जनता देख रही है कि पिछले 5 सालों से ये डबल इंजन की सरकार जो है, पिछले 15 सालों से एनडीए की सरकार जो है, बिहार में क्या प्रगति और क्या इन्होंने बिहार की जनता के लिए किया है, ये बिहार की जनता देख रही है। जहां डबल इंजन होती है ना, वहां पे कहा जाता है रफ्तार भी तेज होनी चाहिए, लेकिन रफ्तार तो कुछ तेज नहीं है, बल्कि रफ्तार दो देश के साथ साथ राज्य की भी रफ्तार बिल्कुल धीमी कर दी है इन्होंने। हमने देखा है बाढ़ के टाइम का भी टाइम और हमने देखा है कोरोना का भी काल। उन दोनों कालों में हमने इस डबल इंजन की सरकार को बिहार की जनता ने झेला है। झेला इसलिए मैं बोल रही हूं कि जो यहाँ पे 1,25,000 करोड़ का इन्होंने जो कहते हैं ना फेंकने वाली जो राशि दी थी बिहार की जनता को, वो बिहार की जनता तक पहुंची नहीं। क्या स्थिति थी हॉस्पिटल में, हमने देखा है। बिहार की जनता ने झेला है कि किस तरीके से वो कोरोना के टाइम में सड़कों पे अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे।
अपने कंधे पे सिलेंडर ढो रहे थे। वो टाइम भी देखा है कि हजार हजार किलोमीटर तक हमारे पलायन करने वाले भाई सड़कों के किनारे अपनी जान दे रहे थे, अपने पैरों में छाले लेके अपने घर लौटे थे। बावजूद उसके ना तो कोई व्यवस्था केंद्र से उनके लिए द्वारा की गई थी और ना ही राज्य में उनके द्वारा कोई व्यवस्था की गई थी। तो ये है डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन सरकार ने वो दिन भी देखे हैं कि यहाँ पे हाथरस का कांड भी हुआ है देश में। ये डबल इंजन की सरकार की ही देन है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड भी हुआ है। इस डबल इंजन की सरकार की ही देन है जो मुंगेर का नरसंहार हुआ है। तो ये जो कहते हैं कि युवराजों की संख्या, मैं तो कहती हूँ कि हाथरस, मुंगेर जनसंहार और उसके अलावा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जैसे जघन्य अपराधों के महाराजा हैं ये डबल इंजन के सरकार जी। तो मुझे लगता है कि दूसरे पे छीटाकसी करने से पहले एक बार अगर आप अपने गिरबान में अपनी जमीर से एक बार पूछ लिए होते कि इस डबल इंजन की सरकार ने बिहार को क्या दिया, देश को क्या दिया, तो शायद आपकी अपनी जमीर भी आपको नकारा साबित कर देती। जी पॉइंट नोटेड, आपका पॉइंट नोटेड। लेकिन बिहार की राजनीति में अगर आप हाथरस को ले आई हैं डबल इंजन कहते हुए, तो हाथरस का मसला तो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, शायद वहां पर आपका ये तर्क फिर ठीक नहीं बैठता सारिका जी। चलिए अब मैं आऊंगा, ऋषि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऋषि मिश्रा पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, कांग्रेस की तरफ झुकाव उनका दिखता है और बहुत मजबूती से डिफेंड करते हैं। ऋषि, प्रधानमंत्री ने जो कहा डबल इंजन की सरकार वर्सेस डबल युवराज, कहीं बहुत तेजस्वी पर भी निशाना था, कहीं बहुत राहुल गांधी पर भी निशाना था कि दिल्ली का सपोर्ट जो हासिल हो रहा है, दिल्ली के युवराज का यहां पर तेजस्वी को हासिल हो रहा है, और उनका यह कहना था कि डबल इंजन की सरकार है तो कहीं बेहतर काम करेगी। अब तक जो कुछ भी हुआ आधारभूत संरचनाओं के रूप में हुआ, आगे इसका विकास जमीन पर दिखाई देगा। ऋषि मिश्रा, आपका समय शुरू होता है अब। देखिए राजीव जी, मुझे पॉलिटिकल एनालिस्ट ही रहने दे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति झुकाव ना रहने दे, तो मैं बेहतर आपको ग्राउंड रिपोर्ट बता पाऊंगा। चलिए ऋषि जी, चलिए बोलिए। ये बात बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री जी एक अच्छे वक्ता हैं और प्रधानमंत्री जी कैसे कम्युनिकेट किया जाता है जनता से ये वो बेहतर समझते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक अपडेट बताता हूं कि एनडीए में मेरी आवाज गूंज रही है, बाउंस बैक हो रही है, थोड़ा सा सही करवाइए। मैं पीसीआर से कहूंगा कि ऋषि जी को जो आवाज की प्रॉब्लम है उसे ठीक कर दें। लेकिन ऋषि जी, आपकी आवाज दर्शकों तक और मुझ तक एकदम बढ़िया आ रही है, आप बोलते रहें। जी मैं बता रहा हूं। देखिए राजीव जी, मैं आज आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूं कि एनडीए में खुद घमासान है, और इसका प्रमाण जब भागलपुर के रैली में डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा, भागलपुर के जो सांसद हैं अजय मंडल जो जेडीयू से आते हैं, उन पे बिहार के डिप्टी सीएम और बिहार के सबसे बड़े नेता बीजेपी के सुशील मोदी ने आरोप लगाया है कि अजय मंडल एनडीए प्रत्याशी के विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, एनडीए में खुद इन फाइटिंग है। यदि एनडीए को कोई वहां यदि इस चुनाव में हराता है तो एनडीए के ही नेता हराएंगे। बहुत जगह मैं देख रहा हूँ, बहुत जगह से ग्राउंड रिपोर्ट आ रहा है कि एनडीए के नेता, चाहे वो जेडीयू के हो चाहे वो बीजेपी के हो, वो जेडीयू के नेता को मदद नहीं कर रहे हैं और जेडीयू के नेता बीजेपी के नेता को मदद नहीं कर रहे हैं। और इसका प्रमाण कल सुशील मोदी ने भागलपुर के रैली में कहा कि जो स्थानीय सांसद अजय मंडल है वो बीजेपी के जो नेता है उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनके लिए वोट नहीं मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एनडीए में फाइटिंग है, उसका फायदा आरजेडी को मिल रहा है। दूसरी बात, आरजेडी ने जो नारा दिया है 10 लाख का जॉब का, वो कहीं ना कहीं राजीव जी कनेक्ट होते हुए दिख रहा है। और आपने ही अपने चैनल में दिखाया है कि तेजस्वी यादव की रैली में भीड़ काफी आ रही है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे लग रहा है कि जो 94 सीट पे चुनाव हो रही है उसमें एलजेपी बहुत डैमेज कर रही है एनडीए को, खासकर जेडीयू को बहुत डैमेज कर रही है। यदि अब मुजफ्फरपुर तिरहुत बेल्ट में ही देखें तो कई ऐसे विधानसभा मेरे नजर में है जहां एलजेपी के कारण जेडीयू हारती हुई नजर आ रही है, हारती हुई नहीं तीसरे नंबर पे जाती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा एनडीए का चिराग से ही कहीं ना कहीं मुझे खतरा दिख रहा है। जहां तक वादों की बात है, तो आज मोदी जी जहां रैली किए हैं राजीव जी मोतिहारी में,
वहां आज से 6 साल पहले उन्होंने 2014 में वादा किया था कि मोतीपुर चीनी उद्योग मिल का चाय पिएंगे, उस चीनी मिल के चीनी से चाय पिएंगे। आज मोदी जी आज गए थे वहां, आप पानी पी लीजिए, आपका पॉइंट नोट कर लिया है ऋषि भाई, आप एक गिलास पानी पी लें, आपको खांसी हो रही है, आपका पॉइंट नोटेड। एनडीए में घमासान है, एनडीए के नेता ही एक दूसरे को हरा देंगे, और जहां तक 10 लाख जॉब का जो वायदा है वो आरजेडी की तरफ से वो काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एलजेपी से हमारे साथ इस वक्त अजय पांडे साहब जुड़े हुए हैं, कोशिश करेंगे कि जयराम विप्लव भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ जाते हैं, उनका भी संपर्क हमसे टूट गया है। लेकिन अजय पांडे साहब, क्या वाकई 10 लाख जॉब का जो वायदा है आरजेडी का वो सर चढ़कर बोल रहा है बिहार में आरजेडी का वोटर्स के ऊपर, वोटर्स के सिर पर? देखिए, रोजगार तो एक मुख्य समस्या बिहार की है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पलायनवाद बिहार की एक मुख्य समस्या है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और इसीलिए माननीय चिराग पासवान जी ने जब 3 साल पहले जनता से संपर्क किया, सड़कों पे निकले और उनसे जो हमें सुझाव मिले उसमें हमने बड़ी शिद्दत से रोजगार का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, आर्थिक प्रगति का मुद्दा, बिहार को उसका गौरव वापस दिलाने का मुद्दा, कानून और व्यवस्था का मुद्दा उठाया है। और हमने बिहार की वस्तु स्थिति को नजर रखते हुए कोई इस तरह के वादे नहीं किए, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। हमने सिंपल एक बात कहा कि हम निजी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देंगे, उस इन्वेस्टमेंट के आधार पर रोजगार का सृजन होगा और सरकारी क्षेत्र के तमाम पदों को बढ़ाएंगे, शिक्षकों को पूर्णकालिक काम के लिए समान वेतन देंगे, संविदा की प्रक्रिया को समाप्त किया जाएगा और रोजगार सृजन करने के लिए और रोजगार देने के लिए हम एक जॉब पोर्टल का निर्माण करेंगे, जिसपे नौकरी देने वाले और नौकरी पाने वाले दोनों को हम एक मंच प्रदान करेंगे। तो क्या इस तरह से हम इस क्या बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के ऊपर रोजगार का नारा आरजेडी का भारी पड़ता दिख रहा है आपको? वास्तविकता को समझेगी कि कौन सा व्यक्ति लोक लुभावने वादे कर रहा है। जिस तरह से अभी ऋषि जी कह रहे थे कि वो चीनी मिल की चीनी कहाँ है, हम उससे बचना चाहते हैं और बिहार की जनता को जो हम दे सकते हैं वही देंगे और वहां की जनता समझदार है। सारिका पासवान, ठीक है अजय भाई, सारिका पासवान, ऐसा लग रहा है बातचीत में निकल कर आ रहा है और ये चीज अजय जी भी स्वीकार करते कहीं कहीं दिख रहे हैं कि रोजगार का मुद्दा है, और अगर रोजगार का मुद्दा है तो आरजेडी का वायदा कहीं सर चढ़कर बोलता दिख रहा है। यानी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा अभी काम नहीं किया है बिहार के चुनाव में अब तक। देखिए, हम लोग स्पष्ट हैं और अन्य दलों के क्या नारे हैं, क्या नहीं है, अन्य दल क्या फेंक रहे हैं, किस तरह से छलावा कर रहे हैं, क्या झूठे वादे कर रहे हैं, हमें उन अन्य दलों के किसी भी वादे से कोई लेना देना नहीं है। हमारी पार्टी ने पहले दिन से सिर्फ और सिर्फ जो हमारे स्थानीय लोगों की जरूरत है, जो कि अहम जरूरत है, यहाँ में रोजगार पैदा करना, यहाँ लोगों की बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है, उस बेरोजगारी को दूर करना और लोगों को अस्थायी नौकरी देना, ये हमारे नेता ने स्पष्ट किया है कि कैबिनेट की सरकार आते ही कैबिनेट की पहले हस्ताक्षर के साथ, फर्स्ट सिग्नेचर के साथ हम 10 लाख नौकरी दे रहे हैं लोगों को, युवाओं को, और उसमें हम बिल्कुल अडिग हैं अपने फैसले पे। और बार बार हम कह रहे हैं, बार बार अपनी ब्लूप्रिंट भी हमने दिखा दिया कि हम नौकरियां कैसे दे रहे हैं। तो हमारा कोई छलावा या हमारा कोई फेंकने का इरादा नहीं है, जैसा कि अन्य दलें फेंकती आई हैं, छलावा देती आई हैं। हमने वो दिन भी सुना है जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, हर लोगों के खाते में 15 लाख रुपए भी आएंगे, विदेशों से काला धन भी आएगा। तो वो तमाम जो छलावे हैं ना, देश ने सुना है, देखा है, तो हम उन छलावे और उन दिखावे वाली बातें नहीं करते हैं, हम धरातल की बातें करते हैं, हम स्थानीय लोगों की जो जरूरतें हैं उन जरूरतों की बातें करते हैं, सिर्फ बेरोजगारी दूर करने की बात नहीं कर रहे हैं। ऋषि मिश्रा, एक सारिका जी, ऋषि मिश्रा के कर्ज माफ करने की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट नोटेड। ऋषि मिश्रा,
हमारी आरजेडी के नुमाइंदे से एक सवाल है, आप पे जनता कैसे विश्वास करे? लालू यादव जी के टाइम में एक दलित आईएएस चंपा विश्वास की पत्नी के साथ 3 साल तक राजद के विधायक के बेटे ने बलात्कार किया था। नंबर 1। नंबर 2, शिल्पी गौतम कांड याद है जिसमें साधु यादव का इन्वॉल्वमेंट हुआ था और किस प्रकार से लालू यादव ने अपने साले को बचाया था। तो बिहार की जनता को वो 15 साल का जंगल राज याद है कि साबुद्दीन सिवान से शासन चलाते थे। सिवान और सिवान के आसपास के जिलों में जो शासन चलती थी वो सिवान के बाहुबली नेता और मैं कहता हूँ गुंडा साबुद्दीन के इशारों पे चलता था। जब बिहार में एक दलित आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं थी, चंपा विश्वास कांड याद होगा, शिल्पी गौतम कांड याद होगा, तो जनता आप पे कैसे भरोसा करे? सारिका, सबसे बड़ी बात मैं पहले आपको ये बात बोल दूं कि इस तरह की किसी भी घटना की मैं पर्सनल तौर पे मैं निंदा करती हूँ, और इस तरह की अगर किसी के द्वारा भी अंजाम दिया जाता है उसके लिए कानून है, कोर्ट तो है। चंपा सारिका ठीक है ऋषि आऊंगा मैं। सारिका पासवान जी, 15 साल को भूल करके हम सारिका जी जब आप 10 लाख जॉब तेजस्वी के जरिए वोटर्स के सामने कहलवाते हैं और उम्मीद करते हैं कि वोटर आरजेडी पर यकीन करेगा, तो 15 साल वो पुराने भी याद आते हैं जिसके सवालों में कहीं एक सवाल यह भी छुपा है कि लालू जी किस वजह से आज जेल में हैं। पहले तो याद करना चाहिए सबको, मैं एक बात और फिर से क्लियर कर दूं कि हमारे जो महागठबंधन के सीएम के जो चेहरे हैं वो माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, ना कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी। कोई बात नहीं, ठीक है आपने ये माना कि लालू यादव चेहरा नहीं है, मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन लालू यादव आरजेडी का एक ऐसा चेहरा है जिनको पूरी दुनिया देखती है। कहीं सवाल नहीं उठते आरजेडी के ऊपर। आरजेडी को बीजेपी और एनडीए लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि अगर महागठबंधन आता है तो लालू जी किस वजह से जेल में हैं, वो स्थितियां फिर से पैदा हो सकती है। सारिका, अगर ये लोग पिछले 15 सालों में इन्होंने एक भी काम बिहार की जनता के लिए किए होते तो शायद इनको पिछले 15 साल में मुड़ के जाने की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम पिछली बात करें तो हम आजादी के बाद की भी बात शुरू कर सकते हैं कि अगर हम बात करें कि 1947 से, तो देखिए वो दौर भी था, तो पीछे की बात हम नहीं कर रहे हैं। चलिए जयराम विप्लव ठीक है सारिका जी, जयराम विप्लव जवाब दीजिए। इस वक्त पीछे की दौर की बात नहीं कर रही है सारिका जी, अभी इस वक्त स्थिति है कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया। लालू जी कहां हैं, क्यों हैं, वो हमारे नेता अभी नहीं है। तेजस्वी जी के अंडर में चुनाव लड़ा जा रहा है, इसलिए वर्तमान परिस्थितियों को देखिए। जयराम विप्लव, देखिए ये भी मानते हैं कि चारा चोरी, अलकतरा पीने और तमाम तरह की ऐसे घोटालों की एक लंबी फेहरिस्त है, ट्रेजरी से सीधे पैसे निकाल लिए जाते थे और उसकी सजा इनके नेता भुगत रहे हैं। अगर लालू यादव कुछ नहीं है तो आज भी राजद के सुप्रीमो बने क्यों बैठे हुए हैं? इनको भी मालूम है कि जंगल राज याद आया तो इनको 2 सीट नहीं मिलेगी, इसलिए इन्होंने लालू परिवार का, लालू जी का, रबड़ी जी का चेहरा हटा दिया। और आपने कोई काम किया है पिछले 15 सालों में? आप मानते हैं आपकी सरकार का काम रही? आप मानते हैं आप लोगों की भरमार है आपकी जनता आपको देख रही है? अभी कितना आपसे मान लीजिए ना कि आपकी जितनी सरकार है, आपने 15 साल में कोई काम नहीं किया। अपनी जवानी अपना बचपन खो दिया आपके गुंडाराज के कारण, और आज आपकी सरकार निकम्मों की सरकार है, निकम्मी सरकार है। पिछले 15 साल का वक्त आपको बिहार की जनता। चलिए 15 साल, ये 15 साल की जो बात है वो 15 साल की बात अपने आप में विकास को कितना कहां तक नजदीक ला पाई। मैं हेडलाइंस की तरफ जा रहा हूं। जयराम विप्लव, शुरुआत हेडलाइंस के बाद मैं आपसे ही करना चाहूंगा कि वर्तमान बिहार की राजनीति में अगर सारिका पासवान ये कहती हैं कि इन चुनाव को आरजेडी की तरफ से तेजस्वी के लीडरशिप में लड़ा हुआ देखा जाना चाहिए, लालू प्रसाद यादव जी की लीडरशिप में हम नहीं लड़ रहे हैं, वो नेता हमारे इस वक्त नहीं है, तो बिहार की राजनीति इतने बड़े
चेहरे को किनारे रखकर कैसे संभव होती दिख रही है। बिहार में जो चुनाव चल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर की जनसभा में डबल युवराज का यह मुद्दा उठा दिया है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं और जयराम विप्लव, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। विकास की पटरी नारों में कहीं खोती दिख रही है। अगर हम 15 साल बात करते हैं आरजेडी के और उस दौरान के घोटालों को भी अगर प्रमुखता से सामने रख रहे हैं, तो इन 15 सालों में जो रोजगार की बात है, जो कोरोना के दौर में जो प्रवासी मजदूरों का मुद्दा है, वो तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो हर साल परेशान करने की स्थिति में रहते हैं। इस बार कोरोना के चलते प्रवासी मजदूरों का मुद्दा काफी बड़ा होकर सामने निकल कर आया। डबल इंजन, डबल युवराज, इन तमाम चीजों से इतर हटकर बिहार विकास की पटरी पर दौड़ेगा कैसे? कॉन्क्रीट प्लान क्या है आपकी तरफ से? देखिए, बिहार में जब हमको सत्ता मिली, एनडीए शासन में आया, नीतीश कुमार जब से 2005 में मुख्यमंत्री बने हैं, तो बिहार की हालत क्या थी, बिहार के खजाने की हालत क्या थी, बिहार के सड़कों की हालत क्या थी, बिहार में नौकरियों की हालत क्या थी? केवल 90,000 नौकरियां ही 15 वर्षों के लालू राबड़ी राज में मिला था और खजाने खाली करके गए थे, उद्योगपतियों को भगा दिया गया था। आपने सुना होगा कि राज्य सरकारें अपने यहाँ उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिए सबमिट करती है और टैक्स में छूट दी जाती है, लेकिन लालू राबड़ी राज में, जंगल राज में तो एक नया टैक्स उड़ा दिया गया था, रंगदारी टैक्स। लेकिन पिछले 15 वर्षों में किसी ने सुना क्या रंगदारी टैक्स क्या होता है? एक नया उद्योग इन्होंने खोला था, अपहरण उद्योग। ये हकीकत थी और उस माइनस से निकाल करके बिहार में प्लस में लेकर के आए हैं। हेल्थ में, हॉस्पिटल में गाय भैंस घूमता था, हॉस्पिटल की छुट्टी बनी, आज डॉक्टर बैठते हैं, सरकारी स्कूल की हालत अच्छी हुई है, शिक्षकों की बहाली हमने की है और 3.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां हमारे सरकार ने, एनडीए के शासन ने दी। बीच के 20 महीने तेजस्वी जब डिप्टी सीएम थे, बिहार की हालत उस समय थोड़ी गड़बड़ हुई। अब फिर से बिहार विकास के रास्ते पर पटरी पर आया है। जयराम विप्लव, फिर बिहार के हर जिले में, बिहार के हर जिले में जहां पर भी आप चले जाइए, वहां पर लोग रोजगार का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? अगर सारी चीजें यथावत वस्तु स्थिति ठीक की जाती रही है, तो फिर रोजगार इतनी बड़ी जरूरत कैसे बनकर खड़ा हो गया कि हर कोई रोजगार की बात कर रहा है और रोजगार के ऊपर जो आरजेडी का नारा है 10 लाख नौकरियों का, उसको हाथों हाथ भी लिया जा रहा है? जयराम विप्लव, फिर हाथों हाथ आरजेडी के नारे को क्यों लिया जा रहा है रोजगार के 10 लाख नौकरियों के? भारतीय जनता पार्टी ने तो 19 लाख रोजगार का रोडमैप कर दिया कि कृषि के क्षेत्र में व्यापक सुधार ला करके 10 लाख रोजगार पैदा करेंगे, 5 लाख IT हब के माध्यम से, 3 लाख शिक्षकों की बहाली और 1 लाख स्वास्थ्य विभाग में बहाली करेंगे। ये 19 लाख का पूरा रोड मैप ये भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तुत किया। और ये तेजस्वी यादव जो आज बहुत बातें कर रहे हैं, इनके पूर्व के शासन को देखिए, ये केंद्र से हमेशा लड़ते रहे, झगड़ते रहे और वो दौर याद करिए, वो आए दिन में छपता था, अखबारों की सुर्खी होती थी। आज केंद्र द्वारा भेजे गए 300 करोड़, 500 करोड़, 800 करोड़ वापस लौट गए, क्योंकि लालू जी ने बिहार के व्यापारियों को मारकर भगा दिया, अपहरण चलाकर भगा दिया। बिहार में उद्योग धंधे बंद हो गए, छोटे छोटे दुकानदार भागने लगे, व्यापारी भागने, स्थिति कितनी बर्बाद कर दी थी। उन भरने में 15 साल लगे हैं और आज बिहार। चलिए, तो फिर प्रधानमंत्री ने सीधी बात क्यों नहीं कही? डबल युवराज का तंज क्यों कसा? डबल इंजन की बात की उन्होंने, सीधी बात क्यों नहीं? ऋषि मिश्रा, आप लगातार हाथ उठा रहे हैं, ऋषि मिश्रा बताएं, विप्लव के इन बात पर आपका क्या कहना है? राजीव जी, डबल इंजन की सरकार के होते हुए भी यदि बिहार में 47% बेरोजगारी दर है तो ये बहुत दुख की बात है। डबल इंजन की सरकार के होते हुए भी बिहार में ग्रेजुएशन की डिग्री, 3 साल की डिग्री 7 साल में मिलती हो तो ये शर्म की बात है। बिहार में डबल इंजन की सरकार के होते हुए भी यदि क्राइम की ग्राफ
बहुत ही अपने अपने मैक्सिमम स्तर पे है, तो ये शर्म की बात है। किस बात की डबल इंजन की बात है आप बताइए। आप देखिए कि जेडीयू ने कितने बाहुबलियों को टिकट दिया है। आज हर पॉलिटिकल पार्टी कह रहे हैं कि हमने अच्छे उम्मीदवार दिया है। आप अजय जी से पूछिए लोजपा ने कितने बाहुबलियों को टिकट दिया है। तो ये सिर्फ नारा मंच से ही शोभा देता है। कागजी और जमीनी हालात पे इनके नारे मरते हुए दिख रहे हैं। युवा आज भी भटक रहे हैं। आप चले जाइए बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय में 3 साल का ग्रेजुएशन 7 साल में मिलता है। सारे नेता पुत्रों को राहुल गांधी ने टिकट दे दिया, वंशवाद को आगे बढ़ा रहे हैं और आप बात कर रहे हैं। अरे आपकी आवाज नहीं आ रही है जयराम विप्लव जी, ये तो मैं जवाब देता। 47% बेरोजगारी दर है बिहार में। यही है डबल इंजन का परफॉर्मेंस, यही डबल इंजन का परफॉर्मेंस है कि एक मेयर को सरेआम गोली मार दिया जाता है। मुजफ्फरपुर में एक मेयर को 70 गोली मारा जाता है। ये आपका लॉ एंड ऑर्डर, ये आपका लॉ एंड ऑर्डर कि मुजफ्फरपुर में मासूम बच्चों के साथ रेप किया जाता है और आप उसके अभियुक्त को टिकट देते हैं। मंजू वर्मा कौन है? मंजू वर्मा कौन है? बकवास मत कीजिए। मंजू वर्मा कौन है जिसको आपने टिकट दिया है? राहुल गांधी का कोई अस्तित्व बचा है? मुजफ्फरपुर में शेल्टर होम कांड हुआ था, उसमें मंजू वर्मा मेन अभियुक्त थी, उसको आपने टिकट दिया कि नहीं दिया? मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, छोटे बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, उस पर जवाब है आपका। ये डबल इंजन का परफॉर्मेंस। आज मोदी जी ने जहाँ रैली किया है वहाँ की शुगर मिल की चीनी चाय पीना चाह रहे थे। शुगर मिल खुला है क्या? बिहार में कितने शुगर मिल खुला हुआ है? से नहीं चलेगा। सुनिए तो जयराम क्या बोल रहे हैं इसके बदले में, उसके बाद मैं अजय जी के पास आ रहा हूँ। जयराम ये क्या बोलेंगे? इनके पास जवाब नहीं है। यही चाहिए क्या चाहिए आज? चाहिए ऐसे बिहार? ये मेरे से सवाल करते हो, अजय मंडल से नहीं पूछते भागलपुर में। एनडीए में जो फाइटिंग है, एनडीए में फाइटिंग है, नहीं पूछते हो अजय मंडल से। अजय पांडे जी, ठीक है, अजय पांडे जी इंतजार कर रहे हैं। अजय पांडे जी, आपने सुना ऋषि मिश्रा के आरोपों को, आपने सुना जयराम विप्लव के जवाबों को। क्या आपको क्या समझ में आता है? ये नारे केवल मंच तक रखने के लिए दिए गए हैं कोरोना का मजाक उड़ा रहे हैं? अजय पांडे जी, ऋषि जी की बात नहीं समझ में आ रही है कि वो जैसे टीवी पे भी ना अपनी बारी से अलग जाके बोलते रहते हैं, उसी तरह से वो वहां भी बेबुनियाद बात कहते रहते हैं। उनको अपने घर का अंधेरा तो दिखता नहीं है। जिस पार्टी का वो पक्ष रखते हैं उसके बारे में वो खुल करके आ नहीं सकते। उस पार्टी ने क्या किया, देश का क्या नहीं दिया। और बिहार में तो उनकी जमीन गायब है। अभी उन्होंने आरोप लगाया लोजपा ने कितने अपराधियों को टिकट दिया है। खादी बनाना चाहते हैं। ये बीच में ना बोलिए। बाहुबलियों को खादी बनाना चाहते हैं। नाम गिनाऊंगा तो दिल से शुरू करूँ, सीतामढ़ी से शुरू करूंगा, मुजफ्फरपुर से शुरू करूंगा, शुरू करूँ। कितने बाहुबलियों को टिकट दिया है आपने? कितने बाहुबलियों को टिकट दिया है? ऋषि भाई, अजय जी क्या कह रहे हैं सुन तो ले। कल ही तो राहुल गांधी बेनकाब हो गए। अजय जी बोलिए। मारेगी जो आप भारत के सेना पर सवाल उठा रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री को कह रहे थे चुनाव के लिए पुलवामा बाहुबलियों को खादी पहनाने के लिए बेताब है हमारे चिराग पासवान और अजय पांडे जी सपोर्ट कर रहे हैं। अरे जयराम आप तो बोलो ही नहीं, चुनाव हारते ही पाकिस्तान याद आने लगता है। अरे हाफिज सईद को श्री कहने वाले, हाफिज जी कहने वाले, अरे चुनाव हारते ही बीजेपी नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान जपने लगते हैं। पाकिस्तान 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 ऐसे जपने लगते हैं। अरे इमरान खान के दोस्त के पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी इमरान खान के सबसे बड़े दोस्त हैं। ऋषि जी, इमरान खान के सबसे बड़े दोस्त नरेंद्र मोदी है। ऋषि जी, आप जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जब पूरी में आतंकवादियों ने धोखे से हमारे सिपाहियों सैनिकों को मारा था तो वहां भी बिहार रेजिमेंट के जवान सीना ताने खड़े हुए थे। अगर पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो उसके लिए पूरे देश के जवान बॉर्डर पर होते हैं।
और पाकिस्तान की उन हरकतों को अगर उठाने की कोशिश की जाती है पाकिस्तान तो वो गलत भी नहीं है, हमको वो गलत भी नहीं है। पाकिस्तान हमको ठीक है, बताएगा सारिका जी के पास पुलवामा क्यों हुआ। अरे राजीव सारिका जी, पुलवामा क्यों हुआ, सारिका जी, किसके कारण पुलवामा हुआ, सारिका जी ये बता, जी, आप पुलवामा पे आ गए, पुलवामा पे आ गए, आपने फवाद चौधरी का बयान सुना कि नहीं सुना? नहीं हमने कराया। इमरान खान के दोस्त को इमरान खान के शुतुरमुर्ग बनने से कुछ नहीं होगा। इमरान खान के ऋषि जी, बिहार की बात हो रही है, डबल इंजन सरकार की बात हो रही है, डबल युवराज की बात हो रही है, सारिका पासवान का इमरान खान के दोस्त बैठ जाओ इमरान खान के दोस्त, इमरान खान के दोस्त बैठ जाओ, ये इमरान खान के दोस्त है, बैठ जाओ पाकिस्तान भेजो, वहीं पे वोट मिलेंगे। और बिहार से तो इसी जंगल राज के डर से भागे थे। इमरान खान के दोस्त को बैठाइए, इमरान खान के दोस्त को बैठाइए। चुनाव हारते ही पाकिस्तान याद आ जाता है इनको, मुसलमान आ जाता है, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, शमशान, ये याद आता है इनको। 2015 में तमाचा मारा था बिहार की जनता ने, इस बार भी तमाचा मारेगा। सिर्फ इतना कहना इस बार भी चाहूंगा कि तमाचा इस बहस मारेगा, में ऐसे मैं मारेगा देख रहा हूं तमाचा। केवल अकेले अमित शाह हम लोग को आपस तमाचा में मारा था एक बिहार ड्राइंग की रूम में जनता बात ने, नहीं कर रहे इस बार भी हैं, पूरा तमाचा देश मारेगा। हमारे चुनाव दर्शक हारते देख ही रहे पाकिस्तान हैं और पाकिस्तान जिसका याद जो आता है। रिएक्शन है उसके लिए वैसा ही बैठ जाओ, बना रहे हैं। सारिका पासवान जी के पास जाऊंगा, ठीक है ऋषि जी, बहुत ऋषि जी, नहीं सारिका पासवान जी, सारिका पासवान जी को लाइए। सारिका पासवान जी, जिस तरीके से नारे सामने आ रहे हैं, डबल इंजन सरकार, डबल युवराज की सरकार, क्या ये मंच से दिए गए नारे ही हैं या ये सीधा हमला है नीतियों को लेकर आपको दिखाई पड़ता है? तमाचा मारा था सारिका पासवान जी, केवल सारिका पासवान जी करोगे। ये बिना मतलब का किया गया बयानबाजी है, जुमलेबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप जंगल राज का युवराज कह ले, या मैं आपको कह लूं हाथरस का महाराज, या मैं आपको कह लूं पहले भी, ये तमाम चीजों से देखिए बिहार की जनता बहुत अच्छे से समझती है। हमारी बिहार की जनता बड़ी मासूम है और बहुत उनकी मासूमियत के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ कर लिया। ये डबल इंजन की सरकार पिछले 15 सालों से बिहार की जनता की मासूमियत का इन लोगों ने मजाक बनाया, उनके साथ खिलवाड़ किया। हमारी बिहार की जनता कोरोना में जिस तरीके की स्थिति को देखा है बिहार की जनता ने, वो भूल नहीं पाए हैं। अभी भी उनके पैरों के छाले ठीक नहीं हुए हैं। बाढ़ में अभी भी लोग सड़कों पे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो भूले नहीं है। वो पलायन ना भूला है लोगों ने, ना वो दिन भूले हैं। तो बिहार की जनता इस बार सत्ता परिवर्तन के बिल्कुल अपना मन बना चुकी है। अब ये लोग लाख राष्ट्रवाद, उग्रवाद, आतंकवाद, जिन्नावाद या धर्मवाद या राम मंदिर करते रहे, बिहार की जनता इस बार छलावे में नहीं राम मंदिर के तो हल भी, राम मंदिर का हल तो आ ही गया ना, वो बीजेपी के कार्यकाल में आया ना। देश का एक बड़ा ऐसा मुद्दा था जो उलझा हुआ था। खैर मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, अगर ऐसा श्रेय कोई लेता है तो कार्यकाल में हुआ लेगा ही लेगा। अजय पांडे जी, ठीक है सारिका जी, मैं समझ गया सब जुमलेबाजी है, आपका यही कहना है। अजय पांडे जी, तो बिहार का जो चुनाव है अगले 2 चरणों में संक्षेप में बताइए, क्या नारों पे ही लड़ा जाने वाला है? करना मजबूरी है, क्योंकि एक तरफ जो वो नौमी फेल वाले हैं जिसकी पैरवी ऋषि मिश्रा कर रहे हैं, उनको बताने के लिए कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ ये डबल इंजन की सरकार ही नहीं है, ये तो घोटाले और भ्रष्टाचार की सरकार है। अगर कुछ किया होता तो एनडीए का मैनिफेस्टो आप बाहुबलियों को खादी बनाना चाहते हैं, संक्षेप में बोलिए। बाहुबलियों को खादी बनाना चाहते हैं, गुंडों क्रिमिनलों को विधानसभा भेजना चाहते हैं, आप गुंडों क्रिमिनलों को विधानसभा भेजना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए अजय कुमार जी, आप वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील है, आपको शर्म आनी चाहिए। जी समझ पा रहे हैं आप सब, तमाम लोग जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, आप सबका यही कहना है कि ये सारे के सारे केवल नारे हैं। वोटरों को रिझाने के लिए शायद और मुद्दों तक आगे बढ़ना होगा, लेकिन अफसोस सिर्फ इतना कि जब हम बहस करना शुरू होते हैं तो हम सभी मुद्दों से भटक जाते हैं। केवल अपनी बात कहने की जिद में पूरे मुद्दे को अगर हम नासमझी से किनारे रख दें तो वो भी कोई हल नहीं होगा। फिलहाल के लिए आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।